हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज अपने प्रतिरोधों के अंदर श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिरोधों को जब भी परिपथ में जोड़ा जाता है तो दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन होता है, एक क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन किसको बोलेंगे? जिसके अंदर प्रतिरोध एक के बाद एक जुड़े हों, ऐसे लाइन से, इसको अपन श्रेणी क्रम बोल सकते हैं। ऐसे कि कोई भी आप 2, 3, 4 कितने भी प्रतिरोध लें तो एक के बाद एक प्रतिरोध जुड़ जाए तो अपन उसको बोलेंगे श्रेणी क्रम, मतलब लाइन से एक के बाद एक। जैसे इसका नाम दे दें अपन R1, इस प्रतिरोध का नाम दे दिया R2, इस प्रतिरोध का नाम दे दिया R3, और यहां से अपन ने इसको एक बैटरी के साथ जोड़ दिया। यहां कोई कुंजी काम में ले ली और ये बैटरी का ये सिरा प्लस, ये माइनस, ये कुंजी अपन ने के से डिनोट कर दी। वोल्टेज अपन क्या मान ले, V मान लेते हैं, वोल्टेज V। तो श्रेणी क्रम की एक तो पहचान कि श्रेणी क्रम को आप कैसे पहचानेंगे। भाई अभी तो अपन पर्टिकुलर एकदम इजी से इजी चीज ले रहे हैं कि ये श्रेणी क्रम संयोजन होगा, लेकिन यदि आपको श्रेणी क्रम को पहचान करने की, भाई श्रेणी क्रम को कैसे पहचानेंगे, तो आपके लिए एक छोटा सा साधारण सा तरीका है कि अपन जानते हैं परिपथ में बैटरी का जो प्लस वाला सिरा है वहां से विद्युत धारा करंट स्टार्ट होती है, जैसे करंट आई है। और ये देखो ऐसे परिपथ में बहते बहते यहां पर अपन पॉइंट कोई ए मान ले और यहां कोई पॉइंट मान लिया बी। ए पॉइंट क्या है? R1 प्रतिरोध का इनपुट पॉइंट या निवेशी बिंदु, कि यहां से इसमें करंट प्रवेश करेगी। करंट प्रवेश करके R1 में से जाते हुए यहां पर बी बिंदु पर बाहर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन बी बिंदु से कौन जुड़ा हुआ है? दूसरा वाला प्रतिरोध R2। तो बी बिंदु पर R2 में प्रवेश कर जाएगी और यहां पर कोई तीसरा बिंदु अपन C ले लेते हैं जहां पर निकल जाएगी और R3 में प्रवेश कर लेगी। डी बिंदु हो गया ये आपका, इसके साथ क्या हो गया, वापस R3 से आउटपुट हो गया। मतलब क्या हुआ कि अगर आप इन प्रतिरोधों को ध्यान से देखें तो प्रत्येक प्रतिरोध का निवेशी बिंदु और निर्गत बिंदु अलग अलग है। भाई यहां से देखो R1 के लिए बिंदु A निवेशी बिंदु है, B निर्गत बिंदु है। मतलब A से धारा प्रवेश करेगी, B बिंदु से धारा बाहर जाएगी। दूसरी बात, R2 है, उसके लिए बिंदु B से करंट यहां देखो एंटर कर रही है और C पर क्या हो रही है, निर्गत हो रही है। तो R1 का इनपुट पॉइंट कौन हुआ? A, आउटपुट पॉइंट B, और R2 के लिए इनपुट कौन है? B, आउटपुट कौन है? C, और R3 के लिए इनपुट कौन हो जाएगा? C, और आउटपुट कौन हो जाएगा? D। सेंस क्या हुआ कि जब भी आप श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोधों को देखें, आपको ऐसे कंफ्यूजन हो गए श्रेणी क्रम है, समांतर है, क्या है, तो आप धारा प्रवाह करें तो आप देखेंगे कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए जितने भी प्रतिरोध हैं उन सब के अंदर करंट का मान सेम होता है। तो अपन लिख सकते हैं कि श्रेणी क्रम में धारा का मान नियत होता है। क्या होता है? नियत होता है। करंट नहीं बदलेगी भाई, करंट का मान फिक्स रहना है, ये ध्यान रखिएगा। करंट के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और देखो अगर अपन यहां पर बात करें तो ए बिंदु और ये हो गया आपका बी बिंदु, जो किसके हैं? R1 प्रतिरोध के निवेशी और निर्गत बिंदु है। इनके बीच में विभव कोई मान लो आपने कह दिया V1 है। विभव V1 क्यों? क्योंकि विभव के लिए दो बिंदु तो चाहिए भाई, एक निवेशी एक निर्गत, उनके बीच में कोई ना कोई विभवांतर होगा, उसका मान क्या दे दिया अपन ने? V1। और ओम नियम के अनुसार V1 क्या होगा? I इंटू R1। तो V1 का मान आ गया। R1 के सिरों पर जो भी वोल्टेज खर्च हो रहा है, पतित हो रहा है, उसका मान क्या है? V1, और क्या आएगा? I गुणा R1। B और C के बीच में अगर अपन बात करें तो यहां पर भी आप भी जानते हैं विभव को क्या मान ले कोई? V2, और मान क्या होगा? I गुणा R। R का मान यहां क्या है? R2। करंट तो सेम रहने वाली है, श्रेणी क्रम में करंट की वैल्यू क्या रहने वाली है? सेम। तो ये अपन ने कह दिया यहां V2 है। और ऐसे ही अगर अपन C और D बिंदु मतलब R3 प्रतिरोध के सिरों पर बात करेंगे तो V3 वो क्या होगा? I गुणा R3। ये लो। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई क्या?
जैसे देखो धारा का मान तो पूरे परिपथ में कहीं भी कोई परिवर्तन हो नहीं रहा, जैसे यहां से प्लस से निकली R1 R2 R3 में से गुजरते हुए वापस कहां गई, आपके माइनस तक आ गई। लेकिन वोल्टेज देखो आप, R1 के जो दोनों टर्मिनल है, दोनों सिरे हैं A और B, उनके बीच में कोई V1 माना आपने, R2 के लिए कोई V2 माना और R3 के लिए क्या माना है, V3। तो आप क्या कह सकते हैं, श्रेणी क्रम में विभव का मान अलग अलग होता है। विभव का मान नियत नहीं होगा भाई, वोल्टेज का मान क्या होगा आपका, अलग अलग होगा। अब देखो एक चीज ध्यान रखो, अपन जानते हैं कि भाई इस पूरे परिपथ में वोल्टेज का या धारा का मुख्य स्रोत कौन है, बैटरी है। बैटरी का वोल्टेज आपने क्या माना है, विभव V माना है। उसका कुछ हिस्सा तो R1 पे खर्च हो गया, कुछ हिस्सा R2 पर, कुछ हिस्सा R3 पर। तो अपन ये एक सामान्य रूप से अगर परिपथ से बात करें तो अपन क्या कह सकते हैं, V बराबर किसके होना चाहिए, V1 प्लस V2 प्लस V3। क्यों, क्योंकि आप भी जानते हैं कि भाई जो टोटल अप्लाई, जो इसके अंदर टोटल जो वोल्टेज आपने इसके ऊपर लगाया है, परिपथ में जो वोल्टेज जोड़ा वो क्या है, V है। उसके कुछ अलग अलग भाग V1 V2 V3 किस पे हो गए आपके, कोई R1 R2 R3 के सिरों पर खर्च हो गए। तो अपन V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि V1 V2 और V3 का मान इस बैटरी से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने लगाई V है, हाईएस्ट वोल्टेज कितना है, V है। अगर यहां से अपन बात करें तो अपन क्या लिख सकते हैं, V को क्या लिख सकते हो आप, I इंटू R, किससे, ओम के नियम से। V1 की वैल्यू I इंटू R1, V2 की वैल्यू I इंटू R2, V3 की वैल्यू I इंटू R3। तो यहां से आप देख रहे हो कि राइट साइड और लेफ्ट साइड में कौन है, कॉमन क्या चीज है, I है। तो देखो I इंटू R, और इधर से I कॉमन ले लो, जब क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, तो आपका रिजल्टेंट R क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मान लो ये तो तीन प्रतिरोध जोड़े आपने, R1 R2 और R3, ऐसे अगर आप n प्रतिरोधों को जोड़ते तो क्या होता, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डेस्टेस Rn तक आपका चला जाता। मतलब क्या हुआ कि श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़े हैं, आपने पहचान कर ली कि ये श्रेणी क्रम है, तो आप उन सब का, आपसे कहेगी भाई परिपथ का कुल प्रतिरोध बताओ, तो आप क्या करेंगे, उसमें उपस्थित प्रतिरोधों को सीधा सीधा जोड़ दीजिए, R1 R2 R3। जैसे हो सकता है इसका मान 3 ओम होता, 4 ओम और 5 ओम, तो आप क्या कहते, 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है। तो ये दोनों मुख्य बातें आपको सबसे ज्यादा मोस्ट है कि श्रेणी क्रम के अंदर धारा का मान कभी बदलता नहीं है, नियत रहती है, और श्रेणी क्रम में विभव का मान अलग अलग होगा। हर प्रत्येक प्रतिरोध के लिए वोल्टेज का मान क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो इससे आप पहचान करके, और आपसे परिपथ का कुल प्रतिरोध पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, सभी प्रतिरोधों का योग कर देंगे, सीधा सीधा 1 2 3 4 5 6 ऐसे जैसे जोड़ते वैसे अपन इनको जोड़ देंगे। देखो श्रेणी क्रम पे आंकिक प्रश्न कैसे बनते हैं, तो उसके लिए अकेले श्रेणी क्रम पे चांस कम होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों को मिलाकर देगा आपको। पहले तो अपने पहचानना पड़ता है कि दोनों में से कौन सा प्रतिरोध कौन कौन से श्रेणी में है, कौन से समांतर है। तो उसके लिए तो अपन क्या करेंगे, समांतर पढ़ने के बाद में एक पर्टिकुलर उसी टॉपिक रख दें, वो प्रश्न अपने पास आ जाए तो अपन कैसे हल करें, ठीक है, वो तो उसमें ऐसा कर लेंगे। यहां पर अपने को ध्यान रखना है, श्रेणी क्रम में एक दो श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध, इसको कुल प्रतिरोध कह दो, तुल्य क्या होगा, सभी प्रतिरोधों का योग। दूसरा, श्रेणी क्रम में धारा का मान नियत और श्रेणी क्रम में विभव का मान अलग अलग होता है। दो मुख्य बातें आपको ध्यान रखनी है। एक चीज और बता दूं मैं आपको, श्रेणी क्रम जो होता है उसके अंदर क्या होता है, प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो आपके संयोजन का प्रतिरोध ज्यादा होगा। अपन क्या कहेंगे, यदि श्रेणी क्रम संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन है तो परिपथ का प्रतिरोध अधिक होता है।
आपसे पूछ रहे हैं कि अगर हमने 3 समान प्रतिरोध एक बार तो श्रेणी क्रम में जोड़ दें, एक बार क्या जोड़ दें समांतर क्रम में, पूछे कि दोनों में से किस कंडीशन में या किस स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध ज्यादा होगा, तो ध्यान रखिएगा श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान क्या होता है, ज्यादा। कारण क्योंकि R टोटल या R तुल्य आप क्या निकालते हैं, R1 प्लस R2 प्लस टेस्टिस Rn तक, आप डायरेक्टली इनको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये तो अपने एक श्रेणी क्रम का सामान्य परिचय हुआ। अपन नेक्स्ट के अंदर समांतर क्रम का अपन संयोजन पढ़ेंगे, तब आप उसके बाद में फिर अपन दोनों को मिलाकर कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है।